जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पिछले क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, संबंध हमारा कैसा है, आर पी कामा क्यू सच दैट इस प्रकार है, पी कामा क्यू इस प्रकार है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, बराबर है। मतलब ठीक है, मतलब जो मूल बिंदु से पी की दूरी है और जो मूल बिंदु से क्यू की दूरी है वो दोनों आपस में क्या है, समान है। ये संबंध हमारे पास दे रखा है। अब कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये हमको दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध है। अगर तुल्यता संबंध दिखाना है तो इसका मतलब तीनों संबंध हमको दिखाना पड़ेगा, स्वतुल्य और समिति और संक्रमक, तीनों संबंध दिखाना पड़ेगा, तब जाके तुल्यता संबंध हो पाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे बिंदु को निरूपित करता है, वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, ये भी हमको यहाँ पर दिखाना है। तो आइए पहले तो हम तुल्यता संबंध दिखा लेते हैं है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन हल कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, स्वतुल्य के लिए पहले हिंट डालेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, इसको पहले तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो समझ लीजिए कह क्या रहा है। जैसे हमारे पास अक्षांश होता है ना रेखा का, इस प्रकार से ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष पे, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रच्छेद करते हैं वहाँ पर मूल बिंदु होता है 0,0। ये क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है, कह रहा है जो बिंदु P कामा Q है, कोई निर्देशांक है P और Q, ठीक है ना, P और Q है, यहाँ पर P कामा Q है। कह रहा है जो P और Q है वो मूल बिंदु से समान दूरी पर है। इसका कहने का सही है। तो मूल बिंदु यहाँ है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है P और कोई बिंदु यहाँ है Q। कह रहा है इनकी दूरियाँ जो है ये समान है, इनकी जो दूरियाँ हैं वो समान है। ठीक है, अगर इनके दूरी को K मान लें तो ये भी K होगा, मतलब दोनों दूरियाँ कैसा है, समान है। ठीक है, कहने का अर्थ यही है। तो अब कह रहा है कि ये दिखाना है कि एक कैसा संबंध, तुल्यता संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम स्वतुल्य दिखाएंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि पहले जो PQ है उसको हम PP करके देख लेते हैं कि अगर यह नियम सर्टिफाई करता है। ठीक है, जो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, जो हमारे पास नियम दे रखा है, अगर इसको सर्टिफाई करता है तब तो यहाँ पर P कामा P मतलब स्वतुल्य बन जाएगा। देखो अगर जैसे यहाँ पर लिखा है P कामा Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी से समान है, तो यहाँ अगर PP कर दें तो देखो क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु P। देखिए यहाँ पर जो Q था इसको हमने P बनाकर चेक कर रहे हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, क्या यह बात सही है जो कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यह बात सही है, यह तो बात सही है।
जैसे यहाँ पर अगर हम मूल बिंदु माने हैं, ये भी दूरी P है, तो क्या यह स्वयं के मूल बिंदु से बराबर नहीं है? ये स्वयं के मूल बिंदु से बराबर है। तो बात सही है, मतलब कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है। तो अगर ये मूल बिंदु से मूल बिंदु के दूरी के समान है तो हम कह सकते हैं, इसके मतलब इम्प्लाइड डैट P, भी किस में बिलोंग करेगा? R में। यही तो करते आ रहे हैं पीछे से, अभी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर यह R में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि R कैसा संबंध है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। तो R कैसा हो गया? स्वतुल्य संबंध हो गया। बस यही तो आपको करना था स्वतुल्य के लिए। चलिए सममिति के लिए चेक लेते हैं। सममिति संबंध, सममित संबंध। तो अब देखेंगे सममित संबंध है कि नहीं। ठीक है, अब सममित संबंध के लिए क्या चेक करते हैं? सबसे पहले अगर PQ बिलोंग कर रहा है R में तो QR भी बिलोंग करना चाहिए, है कि नहीं? नियम तो यही सर्टिफाई करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये कहाँ से चेक करेंगे। जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि PQ बिलोंग कर रहा R में, इसका कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि से शुरू करेंगे, यदि P, Q बिलोंग्स टू R, इसका कहने का क्या मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, क्लियर बात? जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमने लिखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अगर PQ बिलोंग कर रहा R में तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, यही हमने लिखा है। अब जरा ये गौर करिए, अगर बिंदु P मूल बिंदु से समान है और बिंदु Q मूल बिंदु से समान है, तो जैसे हम P मूल बिंदु Q मूल बिंदु कहे, वैसे पहले Q कह दें मूल बिंदु से दूरी समान है, फिर कह दें P मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो कोई बात नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर इसको उल्टा दिखाना रहता है सममिति में। अगर PQ बिलोंग कर रहा है R में तो QR, यहाँ QR होना चाहिए, QR भी बिलोंग करेगा R में, तब जाके सममिति बनेगा। तो अगर P यहाँ से P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो P को यहाँ कर दो, Q को यहाँ कर दो और P को यहाँ कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब तो कह सकते हैं कि बिंदु यही लिखेंगे, Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की, ये Q है तो ये बनेगा P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ रहा है बच्चों, ठीक है? और कठिन थोड़ी है, कठिन नहीं है, सबसे सहला है, ठीक है? तो जैसे अगर P और Q मूल बिंदु के समान थे, मूल बिंदु दूरी के समान थे, तब P और Q बिलोंग करता था R में। अगर Q और P मूल बिंदु के दूरी के समान है तो इसका मतलब Q और P भी R में बिलोंग करेगा। तो इम्प्लाइड डैट लिख लेंगे, तो Q, P बिलोंग्स टू R। अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो इसका कहने का मतलब ये होगा, हम कह सकते हैं कि R क्या हो गया? R कैसा है? R सममिति संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है? संबंध है। तो ये हो गया सममिति संबंध। इस प्रकार से हम इसको सर्टिफाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं, इसके बाद चेक करेंगे संक्रमक, ठीक है? क्या चेक करेंगे? संक्रमक चेक लेते हैं। संक्रमक
संकर्मक। चलिए संकर्मक चेक लेते हैं। संकर्मक संबंध, संकर्मक संबंध है कि नहीं है इसको भी चेक करेंगे। तो संकर्मक के लिए क्या करेंगे, आपको डिफिनीशन पता होगा कि अगर पी क्यू बिलोंग करे आर में, ठीक है, तो पी अगर पी क्यू बिलोंग करे आर में तो एक और ले लीजिए, क्यू टी ले लीजिए, क्यू टी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, कंडीशन यही है, तब जाके वहाँ पर संक्रमक संबंध होगा। जैसे यहाँ पर अगर लिखें कि यदि P, Q बिलोंग्स टू R तथा और कह दें कि Q, T, देखिए R यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि R संबंध दिखाता है, तो PQ T ले लेते हैं ना, PQ T बिलोंग्स टू R। अगर PQ बिलोंग कर रहा है R में तो QT बिलोंग कर रहा है R में, इसके मतलब Q और Q को हटा दीजिए, P और T भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। पहले तो दोनों का कथन क्या है उसको लिख लें। इसका कहने का मतलब क्या है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर में तो कहने का अर्थ ये बनेगा तथा, अभी इसमें और है तथा लगा के लिखेंगे, तथा, ठीक है, ये वाला चीज़ें तथा इसके लिए लिखेंगे यहीं पर कि बिंदु क्यू की मूल बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बस यही तो कहना है, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ से बात समझिएगा ध्यान से, जैसे P एक लोग हैं, एक लोग Q हैं, एक लोग T हैं, ठीक है, दिमाग समझिएगा। और यहाँ पर एक मूल बिंदु है, मान लीजिए यहाँ कोई मूल बिंदु है 0,0। अब कहने का मतलब यह है कि मूल बिंदु से Q समान दूरी पर है, मान लीजिए K है, और मूल बिंदु से K समान दूरी पर है, मान लीजिए K है, ठीक है। अगर P और Q समान दूरी पर है और Q और T समान दूरी पर है, इसके मतलब तीनों आपस में समान दूरी पर हो गए। मूल बिंदु से इसके मतलब क्या होगा, तीनों आपस में समान दूरी पर हो गए, क्योंकि P और Q पहले मूल बिंदु से समान दूरी पर था, फिर Q और T समान दूरी पे था। तो अगर ये इसके समान दूरी से दिख रहा है और ये जो है इसके समान दूरी पे दिख रहा है, इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर रहेंगे, ठीक है, कहने का अर्थ यही है। तो अब इसका कारण यही लिखेंगे, इम्प्लाइड दैट कि बिंदु, लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु क्यू नहीं T लिखेंगे, T की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अगर ये दूरी के समान है, P और T मूल बिंदु के दूरी के समान है, तो हम कह सकते हैं कि P, T बिलोंग्स टू R। अगर P और T R में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि R संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अगर R संक्रमक संबंध है
तो अगर तीनों संबंध दिख रहे हैं, स्वतुल्य है, सममिति है और संक्रमक है, तो अब तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि दिया गया R जो है, R कैसा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो R कैसे हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, ठीक है, R कैसा है, तुल्यता संबंध होगा या है, ऐसे लिख देंगे, तुल्यता संबंध है। ठीक है, बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रकार से बच्चों हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसमें लिखना ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा जो है थ्योरेटिकल दे रहा है ना, इस प्रकार से। तो इसमें लेकिन एक क्वेश्चन और है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो जगह कम है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अभी दूसरा पार्ट है, उसको भी यहीं पर करके दिखा देते हैं ना। चलिए, चलिए अब इसका कहने का क्या अर्थ है, सॉल्यूशन दूसरे का हल, दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है उसको देखेंगे ना, दूसरा पार्ट पुनः वाला। अब इसमें कहने का क्या मतलब है, इसका कह रहा है कि बिंदु P डज नॉट बराबर नहीं है 0,0 से, मतलब 0,0 के दूरी के अगर बराबर नहीं है तो उससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखिए अभी हमने बताया कि अगर हम एक अक्षांश ले इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ना, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और जहाँ ये आपस में परिच्छेद करता है ये कहलाता है 0,0, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से, अभी हमने सिद्ध किया कि मूल बिंदु से P भी और Q भी और T भी तीनों बिंदुओं कैसे हैं, समान हैं। अभी यहाँ पर तुल्यता संबंध में सिद्ध किए हैं। तो यहाँ से अगर हम बिंदु लें P और यहाँ से बिंदु लें हम Q और यहाँ से बिंदु लें हम T, अगर ये तीनों आपस में संबंध है, बराबर हैं, मान लीजिए त्रिज्या K मान लेते हैं, अगर ये सभी आपस में बराबर हैं, ठीक है, अगर इन सभी को हम मिला दें इस प्रकार से, देखिए अगर इन सभी को मिलाते हुए हम एक इस प्रकार से सर्किल ड्रा करें तो ये वृत्त बन जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर वृत्त बनाए तो ये वृत्त क्लियर से एकदम साफ साफ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सभी पॉइंट हैं, ठीक है, जो वृत्त के सभी बिंदु हैं परिधि पर, वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर बराबर हैं तभी जाकर हम त्रिज्या मतलब के दूरी का एक त्रिज्या खींच सकते हैं जिसका केंद्र क्या होगा, 0,0 होगा। यही इस कहने का क्वेश्चन का यही मतलब है। तो इसी बातों को हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देंगे, लिखेंगे क्या, यदि 0,0 यदि 0,0 क्या है, जी मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। अगर 0,0 मूल बिंदु है तथा OP, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये केंद्र है O मान लीजिए, ठीक है, तथा OP, OQ, ठीक है ना, OQ, OT, ठीक है, ये सभी किसके बराबर हैं, K के बराबर हैं, ठीक है। तो K एक त्रिज्या है, ठीक है ना, K क्या है, एक प्रकार की त्रिज्या बन जाएगी क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर हैं। ये OP भी, OQ भी और OT भी सभी क्या है, K के बराबर, हमने इसको माना है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको हमने क्या किया, माना है, ठीक है, माना एक किसके बराबर है, K के बराबर है। तो K त्रिज्या का एक वृत्त मतलब K त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, एक K त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा जो PQT, ऐसे लिख देते हैं, जो PTQ से गुजरेगा,
गुजरेगा। ठीक है, जो पी टी क्यू से क्या करेगा, परिधि है, एक प्रकार का परिधि पर बिंदु स्थित है पी क्यू टी, वहां से कैसा वो गुजरेगा। ठीक है ना, तथा मूल बिंदु, तथा जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु है क्या है, 0,0, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र होगा। बस इतने आप बातें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हमने क्या लिखा कि यदि 0,0 मूल बिंदु है तथा OP, OQ, OT सभी क्या हैं, K के बराबर हैं, मान लिया हमने, तो K त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा जो PQT से होकर गुजरेगा तथा मूल बिंदु का केंद्र होगा। मूल बिंदु मतलब 0,0 क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। बस यही आपको यहाँ पर दर्शाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में T1, T2 सच इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। जो T1 है T2 के क्या है, समरूप है। मतलब T1, T2 का कहने का मतलब ये है कि T1, T2 के क्या है, समरूप है। ये कहने का अर्थ है द्वारा संबंधित प्रदत्त R तुल्यता संबंध है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण वाले त्रिभुज, ठीक है, समकोण वाले त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2 तथा T3 में से कौन से त्रिभुज मतलब परस्पर संबंध बनाते हैं, ये हमको दिखाना है। संबंध बनाने का मतलब ये है कि T1, T2 त्रिभुज में से कौन सा समरूप है, क्योंकि यहाँ पर समरूप की बात किया है। इन तीनों में से एक दूसरे से कौन समरूप है, ये हमको यहाँ पर बताना क्वेश्चन नंबर इस दूसरे वाले स्टेप में। तो पहले वाला कर लेते हैं। पहले में तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता का मतलब पहले तो आपको समरूप स्वतुल्य भी दिखाना पड़ेगा। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में सबसे पहले हम स्वयं से तुलना करा लेते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, एक T1 है, एक T2, दो आए हुए हैं। अगर T2 को T1 बना लें तो बताओ T1, इसका मतलब T1 के समांतर है। ये अब कहने में अर्थ सही है कि अगर हम कहें T1 जो है, T1 त्रिभुज T1 है, T1 के समांतर है। कोई त्रिभुज हो वह स्वयं के समांतर होता ही है, ये तो बात सही है। तो इसका मतलब T1 के समांतर है, ये समरूप है, यह बात सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे T1, T2 के T1 ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि आपस में संबंध बना रहे हैं। तो T1 के समरूप है, समरूप है। जो T1 है वो T1 के क्या है, समरूप है। अगर T1 के समरूप है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि T1 बिलोंग्स टू R। किस में बिलोंग करेगा, R में। अगर ये R में बिलोंग करेगा तो R कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य संबंध है। अगर यही R में नहीं बिलोंग करता तो नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा है सममिति संबंध। सममित संबंध, इसको भी यहीं पर चेक कर लेते हैं। सममित संबंध, अच्छा, सममिति संबंध में क्या दिखाएंगे कि वहीं जहाँ से क्वेश्चन शुरू है कि T1, T2 बिलोंग करता है R में। यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो कहने का मतलब ये हुआ इसका कि जो T1 है ये T2 के क्या है, समरूप है, समरूप है। अब हमको ये बता दो, अगर T1 T2 के समरूप है तो T1 भी T2 के समरूप होगा। क्योंकि जैसे अगर दो त्रिभुज हैं, इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये T1 है, ये T2 है। हम कहें जो T1 है इसके समरूप है। जब आपस में दोनों समरूप हैं तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। बस यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा।
समरूप होगा। ठीक है, अगर ये समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि T1 T2 कामा जो T1 है वो बिलोंग्स टू किस में, R में। अगर R में बिलोंग करेगा तो इम्प्लाइड डेट ये भी लिख सकते हैं कि R कैसा है, R सममिति संबंध है, सममित संबंध है। तो R कैसा हो गया, सममिति संबंध हो गया। तो अगर R सममिति संबंध हो गया, ठीक है, अगर R सममिति संबंध है तो अब बढ़ेंगे अगले संक्रमक के तरफ। संक्रमक संबंध होगा कि नहीं, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिएगा T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइड डेट तब R भी क्या होगा, सममिति संबंध होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आइए दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ से संक्रमक चेक कर लेते हैं। संक्रमक संबंध, ठीक है। अब संक्रमक संबंध चेक कर लेते हैं। संक्रमक संबंध में क्या करेंगे, यहाँ से 3 त्रिभुज ले लेते हैं, T1 T2 और T3। अगर ये तीनों आपस में समरूप हो जाते हैं तो कह सकते हैं संक्रमक है। कैसे, चेक करो। यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा ऐसे लिख देते हैं, हाँ, T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो T1 है ये T2 के क्या है, समांतर है, क्या, सॉरी समरूप लिखेंगे भैया, समरूप क्या है, समरूप है। तथा इसका कहने का मतलब ये हो गया कि T2 जो है T3 के क्या है, समरूप है, समरूप है। अगर T1, अब यहाँ पर जब समझो, एक त्रिभुज T1 है, एक त्रिभुज T2 है, एक त्रिभुज T3 है। अगर T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो ये तो जो T2 है T1 के साथ समरूप रख रहा है और T2 जो है T3 के साथ समरूप रख रहा है। इसका मतलब ये इसके अगर समरूप है और ये इसके समरूप है, इसका मतलब ये दोनों आपस में समरूप बन जाएंगे, क्योंकि ये दो है, दोनों के साथ समरूप रख रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इम्प्लाइड डेट T1 जो होगा T1 कामा T3 के समरूप होगा, के समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। अगर ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि T1 कामा T2 T1 कामा T3 बिलोंग्स टू किसमें, R में। अगर R में बिलोंग कर रहा है तो कह सकते हैं कि R संक्रमक संबंध है। R कैसा है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, अगर R संक्रमक संबंध है तो अब तो कह सकते हैं कि यह कैसा हो गया, R कैसा हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, तुल्यता संबंध है। R कैसा है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें पार्ट 1। अभी इसमें एक पार्ट और है। दूसरा पार्ट क्या है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है ना, दूसरा पार्ट क्या है, ठीक, दूसरा पार्ट में इसमें और कुछ बोला है, करा है मतलब 3 समकोण त्रिभुज हैं जिनके भुजाएं दे रखा है ना, जिनके भुजाएं क्या हुआ, दिया गया है। अब इनके जो भुजाएं दे रखा है, कह रहा है तीनों त्रिभुज में से एक दूसरे से कौन समरूप हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, कौन कौन सा क्या है, समरूप है। इसको मिटा देते हैं, ये हो गया होगा, समझ में आ गया, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है इसको देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे कि जो भुजा 4-5 मतलब 3 4 5 है, समकोण त्रिभुज T1 का है, और जो भुजा 5 12 13 है वो T2 का है, और जो भुजा 6 8 10 है वो त्रिभुज T3 का है। पर विचार कीजिए कि T1 T2 तथा T3 में से कौन से परस्पर संबंधित है। संबंध कैसा रख रहे हैं, समरूप का। इसका मतलब समरूप है कौन से, ये हमको दिखाना। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें भुजा, अगर हम बात करें भुजा
किसकी 6,8,10 की। तो इसका जो त्रिभुज है, इसकी जो त्रिभुज है वो कौन सी है, T1 है। ठीक है, त्रिभुज T1 त्रिभुज। ठीक है, कौन सी त्रिभुज है, T1 त्रिभुज। अगर हम भुजा बात करें, दूसरा जो भुजा है हमारे पास 5 12 5 12 13 है, और इसकी जो हमारे पास त्रिभुज है वो है T2 त्रिभुज। T2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज है सभी। और अगला है भुजा जो कि है 6 8 10 6 8 10 है, 6 8 10 है, और इनकी जो हमारे पास त्रिभुज है वो T3 त्रिभुज है, T3 त्रिभुज। ठीक है, ये है। अब इसमें एक दूसरे से कौन समरूप है ये हमको दिखाना है। पहले तो समरूप का नियम क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, दो त्रिभुज आपस में समरूप कब हुआ, जब उनके भुजाएं समानुपातिक में हो, मतलब तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपातिक में हो। ठीक है, मतलब बराबरी समानुपातिक में हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे दो त्रिभुज हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। दो त्रिभुज हमारे पास हैं ABCPQR। समानुपातिक का मतलब क्या है कि ये वाला इसके बटे में हो, मतलब AB/PQ बराबर। ठीक है, ये वाला इसके अनुपातिक में हो, मतलब BC/QR बराबर। मतलब ये वाला इसके समानुपातिक में हो, मतलब AC/PR। मतलब अगर त्रिभुज के भुजाएं इस प्रकार दिखते हैं तो हम कह सकते हैं क्या है, समानुपातिक में है। कैसे हैं, समानुपातिक में। या फिर उनके दो भुजा बराबर हों, एक कोण बराबर हो। ठीक है, या दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, तब भी दोनों भुजाएं क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज कैसे होता है, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था समरूपता का नियम। अब यही नियम यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा त्रिभुज है जो कि समरूप का नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देख लें, हम T1 T2 का विचार करते हैं। T1 में T2 से भाग करते हैं ना, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर हम करें कि 6/5 कर लें बराबर 8/12 कर लें बराबर 10/13 कर लें, तो क्या ये आपस में बराबर दिख रहा भैया, नहीं है ना, बराबर, तो नॉट इक्वल टू। इसीलिए जो T1 है समरूप नहीं है। देखो, समरूप का निशान नहीं है, समरूप नहीं है किसके, T2 के। बस ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम T और T3 के देख लेते हैं, T2 और T3 के देख लेते हैं। जैसे 5/6 कर लें बराबर 12/8 कर लें बराबर 13/10 कर लें। ठीक है, क्या यह नियम सही है? ये अगर बराबर दिख रहे हैं, बराबर ये भी नहीं है, तो इसके मतलब जो T2 है नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट समरूप, बराबर नहीं है किसके, T3 के। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक मिनट, यहाँ हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। T1 है 4 5 4। ठीक है, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया भैया, इसको सही कर लो। 3 4 5 है ना, तो यहाँ 3 4 5 करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक, अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो नहीं होगा समरूप, नहीं होगा ना, सही। 3 4 5, हाँ सही है, ये हो जाएगा। चलिए, अभी तो एक और बचा है। T1 का T2 से हो गया, T2 का T3 से हो गया। अब हम चेक करेंगे T1 का T3 से ना। चलिए, T1 का T3 से चेक लेते हैं। मतलब 3/6 बराबर होगा 4/8 के बराबर होगा 5/10 के। तो ये तो सही है, क्योंकि 3 अगर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 1/2 आएगा, 4 दूनी 8 1/2 आएगा, 5 दूनी 10 1/2 आएगा। मतलब तीनों बराबर हैं 1/2 के। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है T3 के समरूप है, T1 है T3 के क्या है, समरूप है। यही बातें हमारी क्या होगी, सही होगी। तो समरूप कौन से हुए, T1 और T2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो T1 है, T1 जो है वो T3 के समरूप है, के समरूप है। बस इतने ही बात यहाँ पर हमको दिखानी थी, जो कि ये दूसरा पार्ट है ना। समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने डिटेल्स में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। सिर्फ आपको ध्यान देने की बात रहती है, आप सब ध्यान अच्छे से दीजिए तो बहुत क्लियर सी बातें हैं, समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त संभाव नहीं है, बहुभुज, ठीक है, बहुभुजों के समुच्चय ए में आर इस प्रकार संबंधित है कि P1, P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब दो अगर बहुभुज हैं P1 और P2, इनके भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है, ठीक है, सिर्फ भुजा समान है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार से परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हमको दिखाना है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें बहुभुज बोला है, ठीक है, बहुभुजों हैं तो त्रिभुज भी एक बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले आइए तुल्यता दिखा देते हैं। तो इसका सलूशन, पहले तो तुल्यता संबंध देखते हैं। तुल्यता स्वतुल्य ना, स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में पहले तो स्वयं से तुलना करा लो। कोई बहुभुज है वो स्वयं के भुजाओं की संख्या तो बराबर होगा ही, ये तो क्लियर है। कोई भी, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, वो त्रिभुज तो स्वयं के भुजाओं के बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो उसमें 3 भुजाएं स्वयं के बराबर हैं, ये क्लियर सी बातें हैं। तो पहले तो स्वयं से तुलना करा लेते हैं। यहाँ P1 करके ना, ये P2 है, P1 करके। तो यहाँ पर अगर हम करें कि P1 तथा P2, जो P1 है P2 की भुजा, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या की जो संख्या है कैसा है, समान है। भुजाओं की संख्या कैसा है, समान है। अगर ये समान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P1 है, यहाँ P1 भी करेंगे क्योंकि दोनों आपस में तुलना कराना है, कि मतलब जो P1 है, मतलब P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अगर कोई बहुभुज है और स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान ही रहेगा, यह क्लियर सी बातें हैं। तो अब कह सकते हैं कि जो P1 है, ये P1 ये बिलोंग करेगा R में। अगर R में बिलोंग करेगा तो R स्वतुल्य संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अगर ये स्वतुल्य संबंध है तो दूसरा चेक कर लीजिए, सम्मित संबंध, ठीक है। तो सम्मिति संबंध के बारे में चेक कर लेते हैं। वहीं से शुरू करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि P1, P2 मतलब P1, P2 बिलोंग्स टू R, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कैसा है, समान है। भुजाओं की संख्या कैसा है, समान है। अगर भुजाओं की संख्या समान है तो अगर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 P1 की भुजाओं की संख्या के समान होगा। उल्टा तो लिख ही सकते हैं। तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अगर ये समान है तो जाहिर सी बात है कि P2, P1 बिलोंग्स टू R। अगर ये R में बिलोंग करेगा तो हम लिख सकते हैं कि R सम्मिति संबंध है। कैसा है, सम्मित संबंध है। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा, R कैसा है, सम्मिति संबंध है। ये तो क्लियर हो गई। चलिए दूसरा देख लेते हैं, संकर्मक संबंध है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। होगा ही, क्योंकि यहाँ पर तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता अगर कह दिया तो आपको चाहे जैसे करके तीनों संबंध दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन शुरू करो। यदि इसमें 3 लोग आ जाएंगे, 3 अवयव, एक P1 P2 एक P3 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि लिख देते हैं P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R में बिलोंग कर रहा है, तथा अगला पॉइंट लिख लें कि P2 कामा P3, यहाँ पर बात किसकी होगी, P3 की। P3 बिलोंग्स टू R में, दोनों का कहने का अर्थ लिख लो। इसका कहने का अर्थ है कि जो P1 है, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है तथा इसका लिख लीजिए। इसका कहने का अर्थ है कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या कैसा है, समान है, संख्या समान है। क्लियर हो गया ये बात। तो अगर ये बता दो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान है और इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, तो अगर ये वाला इससे समानता रख रहा है, ये वाला इससे समानता रख रहा है, तो ये दोनों आपस में वैसे समानता रखेंगे भुजाओं में। तो बस यही तो यहाँ पर लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अगर P1 P3 की भुजाओं की संख्या समान है तो P1 कामा P3 बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, R में। अगर R में बिलोंग करेगा तो R क्या हो गया, संक्रमक संबंध है, R संक्रमक संबंध। R कैसा है, संक्रमक संबंध है। अगर ये संक्रमक संबंध है तो तीनों तो संबंध आ गए, तो तीनों किस में सर्टिफाई करेगा, तुल्यता में। तो R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। R कैसा है, तुल्यता संबंध है। बस यही आपको यहाँ पर दिखाना था, ठीक है, समझ में आ गया। अरे भैया इतना क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो आपको लिखने का आइडिया हो ही गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट में बताइए, हम उसका निर्धारण करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसमें और एक क्वेश्चन है इस प्रकार का है, तो ये यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको पहले तो हम डिलीट कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की बहुभुजों वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें समुच्चय ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3, 4, 5 एक बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज भी बहुभुज के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये सभी से समुच्चय रखेगा, सभी से संबंध रखेगा। तो यही बात है यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दूसरा पार्ट लिख लेंगे, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे इसी प्रकार से कि समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं कैसे कैसे हैं, 3, 4 और 5 3, 4 और 5 हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, इनकी भुजाएं, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, ये एक त्रिभुज तथा यह एक क्या है, त्रिभुज है तथा 3 भुजा वाले बहुभुज तथा 3 भुजाओं वाले
वाले बहुभुज, बहुभुज, ठीक है, 3 भुजाओं वाले बहुभुज से संबंध रखेगी, बहुभुज से संबंध रखेगी, ठीक है, संबंध रखेगी। दिया गया त्रिभुज सभी भुजाओं से संबंधित होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया त्रिभुज सभी त्रिभुज से संबंध है, ठीक है, संबंध रखेगा, ऐसे लिख दो, रखे, क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि समकोण त्रिभुज किसी भुजा, जैसे जिसकी भुजाएं क्या है, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, ये एक त्रिभुज तथा 3 भुजाओं वाले बहुभुज से संबंध रखेगी। दिया गया त्रिभुज सभी भुजाओं से संबंध रखेगा। बस यही इतनी बातें आपको लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की बहुभुज है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। बस आज की क्लास यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास या कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।